हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 11 की क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 42 तक देख चुके हैं। और क्या है, इस चैनल से मैं आपको दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की प्री की टेस्ट सीरीज 2023 की अपलोड हो रहा है। वो आप लोग अगर यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, अपलोड किया जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है विजन आईएएस की 2023 की मेंस की जो टेस्ट सीरीज है मॉडल क्वेश्चन आंसर, वो भी मैं करा रहा हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस चैनल्स की उसकी प्लेलिस्ट बना हुआ नहीं है, लेकिन जल्द ही क्या करूँगा उसका भी प्लेलिस्ट बना दूँगा। वो आप चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाके विजन आईएएस की 2023 मेंस टेस्ट सीरीज के नाम से बनाया हुआ रहेगा, वहां आप उसकी टेस्ट सीरीज से अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें क्या है रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन उसमें कराऊंगा। और साथ में क्या है, 2 क्वेश्चन का आंसर ये कराने के बाद नेक्स्ट डे के लिए 2 क्वेश्चन दे दूंगा, जो फिर उसकी नेक्स्ट डे उसकी आंसर कराऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्रोह के केंद्र और 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता। तो 1857 की जो विद्रोह थे उसका कौन सी विद्रोह में कौन से जो नेतृत्व करता थे नेता थे उसके बारे में ये करना है। सुमेलित, ठीक है, सही सुमेलित कौन है वो बताना है। तो दिल्ली पे जो 1857 के विद्रोह करता थे वो बख्त खान थे, तो ये सही है, बख्त खान। कानपुर में कुंवर सिंह, ये गलत है। कानपुर में कुंवर सिंह नहीं थे, नाना साहब थे, ठीक है, नाना साहब, इसलिए गलत हो गया। लखनऊ में ब्रिटिश कादिर, ये भी गलत है, लखनऊ में ब्रिटिश कादिर नहीं थे। बरेली में खान बहादुर करण थे, तो ये सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, तो 2 तो सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। व्याख्या देखना चाहें तो ये हम लोग देख सकते हैं। ये रहा, देख सकते हैं। विद्रोह के केंद्र और नेतृत्वकर्ता। दिल्ली में नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खान की अध्यक्षता वाले सैनिकों की एक दरबार के पास थी, जिन्होंने बरेली सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें दिल्ली लाया था। उसके दरबार में 10 सदस्य थे, जिनमें से 6 सेना और 4 नागरिक विभागों से थे। दरबार के सम्राट के नाम पर राज्य के मामलों का संचालन क्या, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। आगे देखें हम, तो है कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब स्वाभाविक पसंद थे। उन्हें पारिवारिक उपाधि से वंचित कर दिया गया और पूना से भागा दिया गया, और वह कानपुर के पास रह रहे थे। नाना साहब ने कानपुर से अंग्रेजों को धकेल दिया, स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। इसके बाद बहादुर शाह को भारत का सम्राट मान लिया और स्वयं को उसका गवर्नर घोषित कर दिया, अतः युग्म 2 सही नहीं है, यानी सही सम्मिलित नहीं है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की बागडोर संभाली, जहां 4 जून 1857 को विद्रोह छिड़ गया और जनता की भारी सहानुभूति आपदस्थ नवाब के पक्ष में थी। उसके पुत्र बिरजीश कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया और मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से साझा किए गए महत्वपूर्ण पदों के साथ एक नियमित प्रशासन का आयोजन किया गया, अतः कथन 3 सही सुमेलित नहीं है। बरेली में रोहिलखंड के पूर्व शासक के वंशज खान बहादुर को कमान सौंपी गई थी। अंग्रेजों द्वारा दी जा रही पेंशन से असंतुष्ट होकर उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना संगठित की और अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया, इसलिए युग्म 4 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 44 देखें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत
10% से कम, इसके तहत 10% से कम के कैनोपी घनत्व का भी सर्वेक्षण किया जाता है और इसे वन के प्रारूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये तो गलत है, 10% से कम कैनोपी के घनत्व की सर्वेक्षण नहीं किया जाता, इसलिए क्या है, गलत हो रहा है। पहली बार इसमें बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों और एशियाई शेरों वाले गिर वन में वन आवरण का आकलन किया गया। तो ये सही है, ठीक है। क्या है, पहली बार इसमें बाघ का जो अभयारण्य होते हैं और गलियारे होते हैं उसको एशियाई शेरों वाले गिर वन में वनवारण का आकलन किया गया, इसलिए सही है। तो कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। 44 की व्याख्या देख सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 यह भारत के वन और वृक्षों के आवरण का आकलन है जिसे हर 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये देख सकते हैं 2 वर्ष में, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है। पहला सर्वेक्षण वर्ष 1987 में प्रकाशित हुआ था और ISFR 2021 इसका 17वां संस्करण है। इसमें वनों की 3 श्रेणियां का सर्वेक्षण किया जाता है। बहुत घने वन 70% से अधिक कैनोपी घनत्व, मध्यम घने वन 40 से 70% और खुले वन 10 से 40%। झाड़ियों 10% कम कैनोपी घनत्व का भी सर्वेक्षण किया जाता है लेकिन वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, इसलिए कथन 1 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि इसको वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है 10% से कम कैनोपी घनत्व वाले को। ISFR 2021 की नई नीतियाँ, इसने पहली बार बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों और एशियाई शेरों वाले गिर वन में वनवारण का आकलन किया, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ और डिटेल्स है इसके बारे में, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर ये रहा। 5G नेटवर्क बैंडविड्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में कार्य नहीं कर सकता, ये गलत है। 5G नेटवर्क जो है मिलीमीटर वेव में भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है, इसलिए 1 नंबर कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। 5G नेटवर्क का उद्देश्य हाई बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में कार्य करना है लेकिन लो और मिड बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में नहीं, तो ये गलत है। 5G नेटवर्क का उद्देश्य हाई बैंडविड्थ, मिड बैंडविड्थ और लो मिडविड्थ तीनों स्पेक्ट्रम में क्या है, काम कर सकता है, इसलिए कथन 2 भी गलत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही है पूछा है, तो दोनों सही नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। उसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, तो आप लोग इसकी देख सकते हैं व्याख्या, आप लोग PDF से देख लीजिएगा। 46 देखें हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके घुलनशील ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों से अलग किया जा सकता है, तो ये सही है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके घुलनशील जो ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण कर देंगे तो जो ठोस पदार्थ होगा वो क्या होगा, बच जाएगा और तरल पदार्थ क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, तो ये सही है। वर्ण लेखिका मिश्रण के घटकों को उनके क्वाथनक के आधार पर अलग करता है, ये गलत है, ठीक है। क्या है, ये जो है वर्ण लेखिका के माध्यम से मिश्रण के घटक को उनके क्वाथनक के आधार से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम देखें, रेत के मिश्रण में लोहे की फिलिंग को चुंबकीय छड़ की सतह से अलग किया जा सकता है, तो ये सही है, ठीक है। और इसमें मिश्रण के घटक को क्वाथनक से अलग करने, इसको आवसन विधि बोलते हैं, इसलिए ये क्या है, गलत है। और ये सही है, 3 नंबर क्या है, सही है। रेत के मिश्रण में लोहे की फिलिंग को चुंबकीय छड़ की सहायता से अलग किया जा सकता है, तो ये सही है। तो कथन नंबर 2 क्या है, गलत है, और 1 और 3 सही है, इसलिए इसमें सही पूछा है तो सी हो जाएगा। 46 का अगर व्याख्या देखना चाहें, 45 का हो गया, 46 ये रहा हम लोग का 46।
मिश्रण का पृथक्करण। मिश्रण को पृथक करने के कई तरीके हैं, चाहे वह किसी पदार्थ का निष्कर्षण हो या मिश्रण की सामग्री का विश्लेषण करना हो। अलग अलग तकनीक अलग अलग पदार्थों के लिए उनके भौतिक गुणों के आधार पर काम करती है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मिश्रण को अलग करता है जिसमें विलेय पूरी तरह से विलायक द्रव में घुल जाता है। वाष्पीकरण पर नमक का जल नमक के क्रिस्टल को पीछे छोड़ देता है, अतः कथन एक सही है। निस्यंदन आघूलनशील ठोस को तरल पदार्थ में अलग करता है जो निस्यंदन से होकर गुजरता है। वर्णलेखिकी देख लेते हैं। तरल मिश्रणों में स्याही जैसी पदार्थ कितनी तेजी से अलग होती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी अच्छी तरह घुलते हैं। जितना बेहतर वे घुलते हैं उतने ही अच्छी भींगे हुए कागज पर वे विलायक के साथ चलते हैं। तो कागज के साथ अंतःक्रिया के आधार पर विलेय को अलग किया जाता है। तो देख लीजिए ये क्या था हम लोग का वर्णलेखिकी, ठीक है, इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो रहा है। आव्सन। यह विधि तरल पदार्थों को उनके क्वथनक के अनुसार अलग करती है। तो आगे देख लीजिए। चुंबक तत्व। चुंबकीय और अचुंबकीय कणों के मिश्रण पर चुंबक को ले जाने से चुंबकीय कण हट जाता है। चुंबकीय होने के कारण लोहे को बालू से आसानी से अलग किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही है। व्याख्या देख लें। हम आगे बढ़े। हम 46 देखें। 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माया सभ्यता से संबंधित नहीं है। माया सभ्यता से कौन सी संबंधित नहीं है इसके बारे में बताना है। माया सभ्यता निवासी मेक्सिको और मध्य अमेरिका के स्वदेशी लोग हैं। सही है ये। माया सभ्यता के निवासी मेक्सिको और मध्य अमेरिका के स्वदेशी लोग हैं। कथन 2। 1500 ईसा पूर्व के रूप में माया सभ्यता में गांव बस गए थे और कृषि विकसित हो गई थी, तो ये भी सही है। सूखा प्रतिरोधी फसलों पर निर्भरता ने उसके विकास में योगदान दिया। सूखा प्रतिरोधी फसलों पर निर्भरता ने उसके विकास में योगदान दिया, तो ये क्या है, यही कथन क्या है, गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा गलत है पूछा था, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी गलत। इस सभ्यता में अत्यधिक परिष्कृत कैलेंड्रिकल और खगोलीय प्रणाली भी विकसित हुई, तो ये तो सही है, ठीक है। 47 की अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा 47। माया सभ्यता। माया सभ्यता निवासी मेक्सिको और मध्य अमेरिका के स्वदेशी लोग थे जो ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर और होंडुरास के माध्यम से लगातार मेक्सिको और दक्षिण की ओर बसे हुए थे। माया सभ्यता की उत्पत्ति युकटान प्रायद्वीप में हुई थी। माया सभ्यता का उदय लगभग 250 सी में शुरू हुआ और माया संस्कृति का क्लासिक काल लगभग 900 सी तक चला। अपने चरम पर माया सभ्यता में 40 से अधिक शहर शामिल थे जिनमें से प्रत्येक की आबादी 5,000 और 50,000 के बीच 5,000 और 50,000 के बीच थी। मक्का, सेम और स्क्वैश जैसे सूखा संवेदनशील फसलों पर निर्भरता के कारण माया लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा, इसलिए विकल्प सी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। हम 48 नंबर देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, एकदम सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC जो है केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये सही है। यह इसके समक्ष आए मामलों की स्वयं जांच नहीं करता, ये भी सही है। ये जो है इसके समक्ष जो मामला आता है उसका स्वयं जांच नहीं करता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च न्यायालय की जांच में उस पर कदाचार का मामला साबित होने पर हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर, इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। कथन 3 क्या हो रहा है? गलत हो जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो कथन 3 गलत है, 1 और 2 सही है, इसलिए डी कौन सा हो जाएगा? डी 1 और 2। 48 की व्याख्या देख सकते हैं हम लोग। ये रहा 48। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी शॉर्ट में, सीवीसी को सरकार द्वारा सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए फरवरी 1964 में के संथानम अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। सीवीसी को शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में माना जाता है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है या केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकारों को उनके सतर्कता संबंधी कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसका कार्य क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सीवीसी भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। निम्नलिखित संस्थान, निकाय या व्यक्ति सीवीसी के संपर्क कर सकते हैं: केंद्र सरकार, लोकपाल और कोई भी सूचना प्रदाता। आगे बढ़े हम। यह कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। सीवीसी या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामलों का अन्वेषण कराता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार करता है। इसका जो नियुक्ति है कैसे होता है वो देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। पदच्युति इसका किस प्रकार होता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर उसे केवल तभी पद से हटाया या निलंबित किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके मामले की जांच की हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की हो। लेकिन कथन 3 में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की जगह उच्च न्यायालय दिया था, इसलिए गलत हो रहा है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच में उस पर कदाचार अथवा अक्षमता के मामले साबित होने पर भी हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भी सौंप सकता है। आगे बढ़े हम 49 देखते हैं। ये रहा 49 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। नहीं, किंग जॉर्ज पंचम ने नहीं की थी। इसका जो है ये इसका उद्घाटन किए थे किंग जॉर्ज पंचम ने, लेकिन उसका अध्यक्षता इन्होंने नहीं किए थे, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो रेमजे मैकडोनाल्ड। किसने किए थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। और किंग जॉर्ज पंचम इसकी उद्घाटन किए थे और रेमजे मैकडोनाल्ड इसकी अध्यक्षता किए थे, इसलिए कथन 1 क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधित्व नियुक्त किया, तो ये सही है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या है? महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए ये सही है। कथन 3, महात्मा गांधी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता की थी, ये गलत है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सम्मेलन नहीं हुए थे, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसमें
कथन 3 गलत है, तो 1 और 3 गलत है। उपयुक्त कथनों में कौन सी सही है? तो केवल और केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ें। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये तो हिस्ट्री से था, तो ये अगर स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा कुछ भी आप लोग पढ़े हैं तो इजीली कर सकते थे। ठीक है, फिफ्टी नंबर देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की सामाजिक संबंध रिपोर्ट, तो ये क्या किया जाता है? प्रकाशित किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। वैश्विक वेतन रिपोर्ट, ये भी किया जाता है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, रोजगार और सामाजिक आउटलुक, ये भी किया जाता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, ये नहीं किया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक, ये भी नहीं किया जाता है। 1 2 3 किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, सभी टेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहा है कि रिपोर्ट जो है कौन सी संगठन द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये अवश्य ध्यान रखिएगा, ये हो सके इस बार पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे देखें हम 51। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी या कथन सा या से कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में, इसका सोर्स कोड साझा करने और सीखने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध है, लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ये गलत है, इसे संशोधित भी किया जा सकता है। लिनक्स और वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एकदम सही है। कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल 2। ठीक है, आगे बढ़े हम 52। देख लीजिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जो इसे इसके मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। बाकी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसका। ठीक है, देख सकते हैं लिनक्स, मेजिला, फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर और सुगर सीआरएम आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अतः कथन 2 सही है। 52। भ्रष्टाचार बोध सूचांक सीपीआई निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो भ्रष्टाचार बोध सूचांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 53। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसे वर्ष 2018 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये गलत है, इसको जो है जल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए कथन 1 क्या है? गलत है। तमिलनाडु को NWA 2020 में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये भी गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। दोनों कथन गलत है, तो इसमें से कौन से सही नहीं है पूछा गया है? तो दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़े हम 53 54 क्वेश्चन और बढ़ते हैं। ये रहा 54। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय राज्यों का उदय और उदाहरण, ठीक है, या मुगल शासन के पतन के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराधिकार राज अवध, एकदम सही है। उत्तराधिकार राज अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था। हैदराबाद भी उत्तराधिकार राज था, इसलिए कथन 2 तो गलत हो जाए। मतलब स्वतंत्र राज ये हैदराबाद नहीं था। मैसूर स्वतंत्र राज था, इसलिए 3 भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, मैसूर किया था, स्वतंत्र राज था, तो इसमें से केवल एक ही युग से ही सम्मिलित हुआ, केवल एक युग, इसलिए 20 का सही आंसर। आगे बढ़े हम 55। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम जानते हैं रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसमें? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 56। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए।
सम्मति आयु, एज ऑफ कंटेंट अधिनियम, सरदा अधिनियम, नेटिव मैरिज अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो इसमें जो है उपयुक्त अधिनियमों का सही काल अनुक्रम क्या है, सही काल अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो है सबसे पहले जो है नेटिव मैरिज अधिनियम हुआ था। कौन सा? नेटिव मैरिज अधिनियम। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम। तो 3 के बाद 1 होना चाहिए, 3 के बाद 1, तो 3 के बाद 1 देखें तो 3 के बाद 1 इसमें केवल बी में है, किस में है? बी में है। उसके बाद 2 4 यानी कि सरदा अधिनियम, फिर बाल विवाह निरोधक। तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो गया। ठीक है, 56 हम देखें, आगे बढ़ते हैं हम 58 की ओर। अच्छा 56 57 आप देख लेते हैं हम लोग। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी PAC भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? तो पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी ये जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं हम 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समांगी मिश्रण ठोस द्रव या गैस हो सकते हैं, एकदम सही है। समांगी मिश्रण ठोस द्रव या गैस तीनों हो सकता है, सही है। वायु एक समांगी मिश्रण है, ये भी सही है। विसमांगी मिश्रण में छोटे छोटे कण होते हैं जो निलंबित रहते हैं। छोटे छोटे ये क्या है? निलंबित रहते हैं, ये गलत हो रहा है। विसमांगी मिश्रण में क्या होता है? जो कण है वो निलंबित नहीं रहते हैं। ठीक है, विषम रहते हैं, मतलब कोई छोटा बड़ा भी रह सकता है। दूध एक विसमांगी मिश्रण है, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कौन से सही है? तो 3 छोड़ देंगे तो 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी कि सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। तो 58 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्रकार टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रीलियम के टेस्ट सीरीज या मेंस की टेस्ट सीरीज की मॉडल आंसर के साथ, या तो टॉपर्स कॉपी या किसी और एक वीडियो NCERT की वीडियो के साथ मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।